संरक्षक, हम सबके बहुत प्रिय कवि कथाकार मृत्युंजय कुमार सिंह जी, राखेचा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज की विशिष्ट कवि अनिला राखेचा जी, आदरणीय प्रियंकर पालीवाल जी, अरुण होता, प्रसिद्ध कवि यतीश कुमार, कल्पना झा, चैनिका दत्ता जी और आप सभी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं कवि को अनिला राखेचा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहा जाता है और दुनिया के लगभग सारे कवियों ने ये कहा है, उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई अपने पहले संग्रह के प्रकाशन पर, और उनको ये भी लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी जो कुछ भी होता है वो बाद की चीजें हैं। तो ये पहले संग्रह के प्रकाशन पर अनिला जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इतना भव्य कार्यक्रम और ऐसे भी कम होता है, लेकिन कलकत्ता शहर की कुछ अपनी खासियत है। अभी हिंदी के पहले साहित्यिक पत्र उदंत मार्तंड के 200 साल पूरे हो रहे हैं, वो भी यहीं से निकला। और आज की हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक पत्रिका वागर अभी भी यहीं से निकल रहा है, और इसने हिंदी में भी अनेक आंदोलनों को जन्म दिया, उसके साक्षी रही, खासकर कविता का आंदोलन और प्रगतिवाद का आंदोलन। और नागार्जुन से लेकर राजकमल चौधरी, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह तक और अभी के कवियों तक आप आ जाए तो वो सब इस कलकत्ता के मुरीद रहे। लगातार उनका आना जाना रहा, वो यहाँ रहे भी। कभी कभी लगता है कि हिंदी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं उसके बाहर हिंदी का साहित्य कहाँ, तो उसमें जो सर्वाधिक उर्वर भूमि है वो कलकत्ता की है। ये अभी भी सत्य है। यहाँ हिंदी के सबसे बड़े कथाकार, कवि, और हिंदी और भोजपुरी दोनों को अगर मिला लें तब तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि लेखक यही है। और ये आकस्मिक नहीं है। हमारे भाषा के खड़ी बोली के भी जो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं निराला, उन्होंने भी अपनी शुरुआत बंगाल से ही की, महिषादल से, और आखिर तक उनको लगता रहा कि उनको खड़ी बोली ठीक से नहीं आती, और अपनी पत्नी से वो बात करते थे तो पराजित अनुभव करते थे। उनकी पत्नी इतना बढ़िया हिंदी बोलती हैं और वो अभी भी ठीक से नहीं बोल पाते, और उनकी बहुत सी कविताओं की पंक्तियों को समझने के लिए बिना बंगला के मुश्किल होगी। समझ है मुझमें पूरी कथा यदि तुम कहो। अब आमतौर पर हम लोग कथाकार हिंदी में वो समझ लेते हैं ये कहानी, लेकिन जब तक आप बंगला न जाने तो कथा शब्द का जो अर्थ है, कथा बोलना, तो बात करना, ये समझ में नहीं आएगा। वैसे ही भेला शब्द। तो ऐसी भूमि से एक नए कवि का उदय, एक नए संग्रह का प्रकाशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और इसके लिए मैं अनिला राखेचा को तो बधाई दे ही रहा हूँ, नीलांबर को भी बधाई देता हूँ कि नीलांबर निस्संदेह कार्यक्रम, और नीलांबर इसी तरह आगे भी करता रहे। यतीश जी ने बहुत कार्यक्रम किए नीलांबर के। अब यतीश जी के साथ मृत्युंजय बाबू जब जुड़े हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत आगे जाएगी जी संस्था। इस संग्रह को जैसा प्रियंकर जी ने कहा कि उन्होंने 2 बार पढ़ा, तो मैंने भी 2 बार पढ़ा, एक छपने के पहले और एक छपने के बाद। और दोनों बार मुझको लगा, पहली बार पढ़ के जो मैंने लिखा
तो मुझको लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है। जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझको लगा कि नहीं, मैंने वही कहा है जो मुझको कहना चाहिए था पढ़कर। यानी मैंने केवल ऐसी कोरी तारीफ नहीं की है, वो पढ़ के लगा। तो होता यह है कि जैसा मुक्तिबोध ने कहा है कि हर पत्थर में हीरा है और हर आत्मा अधीरा है। तो ये जो आत्मा है, सबके भीतर जो आत्मा है वो अधीर है, उसके अपने अनुभव हैं और उसके भीतर एक हीरा भी है। हम उसे खोलते नहीं, हम लिखते नहीं, हम बताते नहीं। लेकिन जैसा अनिला जी ने बताया शुरू में, उनके पास एक डायरी थी जो उनके पिताजी ने दी थी। वो इतने साहित्य संपन्न परिवार से आती हैं, यह भी एक कारण है। लेकिन कोई भी आदमी, अभी आप हिंदी को देखिए तो अभूतपूर्व घटनाएं हिंदी में हुई हैं पिछले 20-30 वर्षों के भीतर। इतने स्त्री कवि एक साथ कभी भी हिंदी में नहीं थी। उर्दू में थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जैसे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि 150 के आसपास उर्दू कवि थी स्त्रियां, और कई बहुत महत्वपूर्ण। आज हिंदी में कितनी हैं ये भी गिन पाना मुश्किल है। मेरे पास तो संग्रहित 300 हैं, यानी 300 तो हो ही गई, और भी बहुत रोज, जबकि ये बहुतों के संग्रह में नहीं आए। और कितने के पास वो कविताएं लिखी हुई होंगी, उन्होंने छपाई नहीं होंगी। दूसरी बड़ी घटना ये है कि इतने दलित कवि कभी नहीं थे, इतने श्रेष्ठ। हम ले देकर रैदास का नाम लेते हैं, हीरा डोम का नाम लेते हैं, जिनकी एक ही कविता थी जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, सरस्वती में छपी थी। लेकिन आज आप देखिए इतने कवि हैं और अद्भुत कवि हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि हिंदी में कोई भी आदिवासी कवि नहीं था ही नहीं। ये पहली बार आज हिंदी में 20 श्रेष्ठ आदिवासी कवि हैं, जिनमें ज्यादातर स्त्रियां। तो अनिला राखेचा जैसी स्त्री कवि का बहुत सुंदर उन्होंने पद व्यवहार किया, पुरुष विमर्श। भाई पुरुष विमर्श क्यों नहीं करते, स्त्री विमर्शी क्यों? ये अपने आप में एक तीखी आलोचना भी है, ये जो सैद्धांतिकी है उसकी भी। तो अनिला राखेचा जैसी कवि, स्त्री कवि आज हिंदी में इतनी समृद्ध परंपरा बना रही है कि कभी कभी आश्चर्य होता है। इतने नए नए अनुभव आ रहे हैं जो पहले कभी आए नहीं थे। इसीलिए जब इस संग्रह को पांडुलिपि के रूप में मैंने पढ़ना चाहता हूं, मुझे पता नहीं ये किताब आपको कब मिलेगी। बहुत सुंदर छापा है वाणी प्रकाशन में, लेकिन उनको चाहिए कि इस किताब को कम से कम, आवरण भी बहुत सुंदर है, कागज भी बहुत अच्छा दिया है, और जो टाइप इसका है वो भी बहुत अच्छा है, उससे पढ़ने में आसानी होती है। तो पहले तो मैंने जो लिखा वो पहले मैं पढ़ रहा हूं। अनिला राखेचा की कविताओं का यह प्रथम संग्रह काजल की मेड़ अनेकानेक भाव, संवेदना और विचारों का अद्भुत स्तबक है। प्रेम, संघर्ष, घर परिवार, कुटुंब और बाह्य समाज के विविध अनुभवों और अंतर मन की बहुविध तरंगों से संपन्न यह संग्रह कुछ सर्वथा नवीन प्रश्नों और चिंताओं की गहन अभिव्यक्ति करता है। क्या तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे जैसी कविता पाठक को व्याकुल कर देती है।
निश्चय ही संग्रह के केंद्र में स्त्री लोक है, लेकिन वह समस्त सृष्टि का समाहार करता हुआ अनेक युग्मों एवं संबंधों की रचना करता है। पुरुष प्रेम की भी कुछ विरल कविताएं यहाँ उपस्थित हैं। मैं जब किसी स्त्री कवि को पढ़ता हूँ तो ये देखने की कोशिश करता हूँ कि उसने प्रेम की कितनी कविताएं लिखी, मतलब यौन प्रेम की, पुरुष स्त्री प्रेम की। पुरुषों ने तो लगातार लिखा है शुरू से लेकर अब तक, और अथाह सागर है ये प्रेम की कविताओं का। स्त्रियों ने कितना लिखा और कैसे लिखा, कैसा लिखा। सैफों से लेकर ललद्यद, अंडाल, अक्का महादेवी, हबा खातून, मीराबाई से लेकर अब तक मैं हमेशा देखता हूं कि उन्होंने क्या लिखा और कैसे लिखा। उनमें कोई हिचक तो नहीं हुई, अक्सर हिचक मिलती है, वैसे न मिले तो अच्छा लगेगा। पुरुष प्रेम की भी कुछ विरल कविताएं यहाँ उपस्थित हैं जिन्हें साहसिक और अपारंपरिक कहा जा सकता है, लेकिन इन सभी कविताओं की आधार भूमि करुणा है। संध्या की सुरमई वेला में अधीर हो उठना, उसका समर्पण मेदिनी से मिलन के लिए। अत्यंत संवेदनशील, भावप्रवण, ऐन्द्रिक यह रचनाकार अप्रमेय प्रतिभा के ऐश्वर्य से विभूषित है, जिसके प्रमाण स्वरूप ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। इस तरह मैं मर कर भी जिंदा रह जाऊंगी, बचा रहेगा घोर अंधकार में भी थोड़ा सा उजाला हमारे नाम। अनिला राकेचा का ये भरा पूरा संग्रह उन्हें एक महत्वपूर्ण कवि स्वर के रूप में स्थापित करता है। पढ़ते हुए ये पंक्तियां आपको हठात रोक लेंगी। यादों की लहलहाती फसल में बिजूखे सी खड़ी थी मैं, यादों की लहलहाती फसल में बिजूखे सी खड़ी थी मैं। उस रोज अचानक से तुम आए, किसी प्रवासी पंछी की तरह मेरे मस्तक पर। अब सोचिए, एक बिजूका और उसके मस्तक पर कोई प्रवासी पंछी आए। प्रेम का इतना सुंदर बिंब और क्या होगा। मैं ये भी चाहता हूं कि जितने स्त्री कवि हैं उनके मस्तक पर ये प्रवासी पक्षी हमेशा आते हैं। मैंने सोचने लगा कि संग्रह का नाम काजल की मेड़ क्यों रखा। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। काजल की कोठरी में कैसे हूं सयानो जाए, काजल कालिख की एक रेख लागिए बेलागिए। तो जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन यहां उससे अलग बात है। जो नहीं कहा गया वो इसका शीर्षक है। काजल की मेड़ तो ये हुई, और इसके बाद जो है आंख, नयन, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ को बचा के रखते हैं, तो वो है जो अप्रस्तुत है, वही इसका शीर्षक है, यानी आंखें। और वो हमेशा उधर ले जाती हैं, कभी भी यही काम करता है, वो हमको नई आंखें देता है, और काजल की एक मेड़ से उसको वो घेरे भी रखता है। तो मुझको अच्छा लगा। इन्होंने व्याख्या भी की है, पाठ भी किया आपने उसका जो इस किताब में है, तो मुझको अच्छा लगा वो। और इतनी अच्छी बातें विनय जी ने कही, अरुण होता जी ने कही। ये हमारी भाषा के अभी सबसे बड़े आलोचकों में है अरुण होता, और विनय मिश्र भी उतने ही प्रखर आलोचक हैं युवा पीढ़ी के। और यतीन जी ने कही, यतीन जी तो स्थापित कवि हैं, ये कह रहे हैं कि अभी हमको सीखना है आगे, अगर ये और सीखेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी।
वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू हैव अराइव्ड, यू ऑलरेडी अराइव्ड सर, अब क्या चाहिए आपको। तो अब सीखने का तो कोई है नहीं। वो तो हमेशा लगता है, रविन्द्रनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो किताब छप जाती थी तब भी वो कविता को बाद में शुद्ध करते थे जो अगले संस्करण में जाता था। तो ये काम तो चलता रहता है। और जब कवि को ऐसा लगे कि हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए तो होता है। मृत्युंजय जी की जो किताब उपन्यास जो भोजपुरी में है, आप हिंदी में उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें कुछ परिवर्तन किया है। तो ये भी होता है, एक लेखक हमेशा काम करता रहता है। अब राज्यवर्धन जी के संग्रह का इंतजार हम सबको है, और मैंने उनका भी ब्लर्ब लिखा था, लेकिन बहुत अफसोस है कि वो अभी तक वो किताब नहीं छपी, राज्यवर्धन जी की। तो मैं ये सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि वो जल्दी से किताब छपनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी पांडुलिपि थी। अब ये अनिल राखेशा की इन कविताओं के बारे में बेहतर होगा आप खुद पढ़कर देखें। और सब कविता अलग अलग ढंग से सबको प्रेरित करेगी, आपके हृदय में अपना स्थान बनाएगी। और तब आप देखिएगा, किसी भी कवि को जानने का यही तरीका होता है कि दूसरों की बात पर अब मत जाइए। कुछ लोग तो तारीफ करेंगे ही, जैसे मेरे जैसे लोग तो तारीफ करेंगे ही। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तारीफ नहीं करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल भर्त्सना करेंगे। आप किसी पर न जाइए, आप खुद पढ़ के देखिए और तब पहचानिए। तो मैं पाठ इतना सुंदर किया, कल्पना जाने की ना, स्मिता गोयल नहीं आई, वो नहीं आई। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक कविता कम से कम कवि के कंठ से भी हम सुने। वैसे बंगला में जो परंपरा है आवृत्ति की, दूसरे लोग कविता पढ़ते हैं। अब रविंद्रनाथ को अगर आप उनकी कविता पढ़ते हुए जो रिकॉर्डिंग बची है आप सुने तो कभी कभी निराश होंगे, क्योंकि उनकी आवाज में, और ये बहुत बड़े दुनिया के आलोचकों ने लिखा है कि दुनिया में कई ऐसे बड़े कवि हुए और कलाकार भी हुए जिनकी आवाज में कुछ स्त्री खनक है। वो रविन्द्रनाथ में भी है, वो कुमार गंधर्व में भी है। आप ध्यान देंगे तो मिलेगा। ऐसा बहुत से लोगों में होता है। तो इसके पहले कि वो पढ़ें अपनी कोई कविता, मैं उनकी वो कविता पढ़ रहा हूँ जिसका जिक्र मृत्युंजय बाबू ने किया, क्योंकि वो कविता मुझको दिलचस्प लगी। वो अलग ढंग से लिखी भी गई है। और आप सोचिए किसी कविता में इस तरह से भी एक प्रयोग भी है, और ऐसा कम मिलता है इस संग्रह में, लेकिन कुछ प्रयोग इन्होंने किए हैं। इस कविता का शीर्षक है 3 बातें। मार्क ट्वेन के अनुसार पुरुष किसी स्त्री के साथ 3 बातें कर सकता है। मार्क ट्वेन अमेरिका के बहुत बड़े कथाकार हुए और वो अद्भुत कथाकार हैं। उनके जैसा कोई दूसरा कथाकार अमेरिका में नहीं और दुनिया में, बल्कि वो एक खास तरह का व्यंग्य है उनका। मार्क ट्वेन के अनुसार पुरुष किसी स्त्री के साथ 3 बातें कर सकता है। पहला, वो उसे प्यार कर सकता है, या दूसरा, उसे प्रताड़ित कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, या फिर तीसरा, वो उसे साहित्य में ढाल सकता है। ये जो तीसरी बात है ये बहुत दिलचस्प है। मार्क ट्वेन ने बहुत दिलचस्प बात कही है। इसमें एक कथा यूं है
एक यूनानी पौराणिक कथा है जो ग्रीक मिथ्स है, उसमें आता है कि मैं वो नाम भूल रहा हूँ कि वो जाता है और उसकी प्रेयसी को वो जाता है दूसरी दुनिया से छुड़ाने तो जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम ले तो जाओ लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर तुमसे अलग हो जाएगी और फिर ये दूसरी दुनिया में चली जाएगी। तो काफी चला जाता, वो करीब करीब वो नजदीक पहुंचने वाला है धरती के, कि अचानक उसके मन में आता है कि देखो वो है कि नहीं। पीछे मुड़ता है और वो चली जाती है वापस। इस पर एक फिल्म, बहुत मशहूर फिल्म है, द वुमन ऑन फायर, द विमेन ऑन फायर। एक अद्भुत फिल्म है लेस्बियनिज्म पर, और वो ये सचमुच अद्भुत फिल्म है। उसकी डायरेक्टर इस प्रसंग का उल्लेख करती है फिल्म में और कहती है कि वो, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस पुरुष का जो खींच के लाया था उस प्रेयसी को वापस, कि वो वास्तव में पुरुष जैसा व्यवहार नहीं किया उसने कवि जैसा व्यवहार किया। अमरता तो दी उसने उसको, लेकिन भौतिक जगत में उसने उसको खो दिया। तो ये तीसरी बात वही है कि वो उसे साहित्य में ढाल सके। ये मार्क ट्वेन ने कहा, और इसके पीछे की बहुत सी कथाएं मार्क ट्वेन के मन में हुई। वो इस तरह, इसके जवाब में, एक स्त्री भी पुरुष के साथ 3 बातें ही करती है, मगर इस तरह। पहला, वो 9 महीने उसे अपनी कोख में रख सकती है। दूसरा, अपने पूरे अस्तित्व को आधा कर उसकी अर्धांगिनी बन सकती है। तीसरा, अपनी आखिरी धड़कन तक अपने प्रेम को जिंदा रखते हुए अपनी सांसों से महाकाव्य लिख सकती है। मतलब सिर्फ वो कविता में ढालेगी नहीं, उसको साथ साथ लिए चलेगी। अगर वो ठीक उल्टा होता, वो स्त्री पुरुष को लाने जाती, जैसा सावित्री ने किया सत्यवान के साथ, सत्यवान को लेके वो आई। ये इन 2 कथाओं को अगर हम मिला के दें, मुझको बहुत अफसोस है कि मैं वो नाम ऑर्फियस, देखिए मृत्युंजय बाबू को नाम याद है, और वो ऑर्फियस, तो वो बहुत बड़ा कवि, गायक, संगीतकार वो हुआ। तो उसने वो उस स्मृति को तो उसने अमर कर दिया, साहित्य में डाल दिया, लेकिन भौतिक रूप से उसको खो दिया। जबकि सावित्री ने सत्यवान को भौतिक रूप से पाया। तो अनिला जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत बढ़िया कविता लिखी आपने, बहुत अच्छी। और आखिरी 2 पंक्तियां हैं, पुरुष शब्द का भली भांति अर्थ जानती एक स्त्री कभी भी पुरुष को शब्दों में नहीं खोजती। बहुत ही अच्छा, लेकिन ये पूरा संग्रह जो है वो शब्दों में पूरे जीवन को खोजने का यत्न है। आपने पूरे जीवन को शब्दों में खोजने की कोशिश की है इस संग्रह में, और मैं आपको फिर से इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना। और आपके परिवार के जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं उनको भी, इनके माता पिता ने, इनकी सास महोदया ने इनको सारे साधन दिए, समर्थन दिया, और आप लोग भी दे रहे हैं। इनके पति भी इनको समर्थन दे रहे हैं, जिनको जाहिर है कि वो शब्दों में नहीं ढूंढ रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।